हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 7 के अंदर हम करने वाले हैं भाई ऑल दी सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये ट्रायंगल के सेंटर्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ज्योमेट्री में बताया है, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, और दो सेंटर, ये सारे सेंटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेंट्रोइड के बारे में, और एक बात बता दूं कि ये जितने भी सेंटर्स हैं इनके फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक मैथमेटिशियंस ने डिराइव किए ही हैं, लेकिन इनके जो फॉर्मूले हैं उनको डिराइव करने में फन नहीं है। फन नहीं है मतलब वहां पर आपको इतनी कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। मैक्सिमम जो वो बुकिश टाइप से हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज बता दूंगा। और हमारे पास 4 सेंटर्स होते हैं, हिंदी में ही बताता हूं आपको साथ साथ, देखिएगा। सेंट्रोइड यानी कि ये हो गया भाई जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, माध्यिकाएं जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, हिंदी में केंद्रक इसको शायद बोलते हैं। देन नेक्स्ट हो गया इन सेंटर, यानी कि जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट, माध्यिकाएं, ये जहां पर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको अंतः केंद्र बोलते हैं। देन वी हैव सरकम सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है उसका सेंटर होता है। सरकम सेंटर जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि लंब समद्विभाजक, किसी भी साइड का, किसी भी भुजा का लंब समद्विभाजक जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो सरकम सेंटर बाह्य केंद्र होता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है उसका सेंटर। वैसे ये सारी नॉलेज आपको अब तक होनी चाहिए। देन चौथा पॉइंट है मेरे भाई और दो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र, जहां पर एल्टीट्यूड्स, किसी भी ट्रायंगल के लंब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों लंब, तो उसे बोलते हैं जी और दो सेंटर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो 2 पॉइंट्स हैं उनके मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा। उनके फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि उनके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है और फॉर्मूलाज से काम करना उनके ऊपर आसान होगा। और 2 पॉइंट ऐसे हैं इनके भी फॉर्मूलाज हैं, ये नहीं है कि इनके फॉर्मूलाज नहीं है, इनके फॉर्मूलाज हैं, लेकिन फॉर्मूला से निकालना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की हेल्प लेंगे। क्लियर है, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के अंदर, और इजीली क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो सेंट्रोइड के बारे में, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, उनके निर्देशांक x1 y2, x1 y1, x2 y2, x3 y3 हैं, तो इसका सेंट्रोइड होएगा। इसके सेंट्रोइड के दोनों कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है इसके सेंट्रोइड का, सेंट्रोइड यानी कि इसकी मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका, मीडियन, माध्यिकाएं। क्लियर है, x कोऑर्डिनेट होएगा इन तीनों x कोऑर्डिनेट्स की एवरेज, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, इनकी एवरेज। और y कोऑर्डिनेट होएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। तीनों कोऑर्डिनेट्स की एवरेज निकालनी है। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x वालों की एवरेज, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वालों की एवरेज। और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं एसएससी में रिसेंटली। बाकी सेंटर्स के ऊपर नहीं आए हैं, लेकिन वो भी मैं आपको करवा दूंगा, फिर उनके ऊपर भी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बताइए ये वाला, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सेंट्रोइड पूछे हैं। तो देखो हमें पता है कि अगर x कोऑर्डिनेट बताना है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, x कोऑर्डिनेट बताना है तो सारे x कोऑर्डिनेट्स की एवरेज, मतलब उनका सम डिवाइडेड बाय 3। तो देखो 2 और -4 और 5, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 गए 3, इनका सम आया जी 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर ही देखकर 3 नंबरों को तो ऐड कर सकते हो कि नहीं, हैं जी। तो ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो तीनों y कोऑर्डिनेट्स का सम 5 + 0 5, तो 5 + 4 9,
तो 9 डिवाइडेड बाई 3, तो y कोऑर्डिनेट हो गया जी 3, तो 1 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। एज सिंपल एज दैट। सेंट्रोइड के ऊपर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिंपल ही है क्योंकि फॉर्मूला तो सिंपल ही आएंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसके बाद मैं करवाने वाला हूं आपको। What are the coordinates of centroid of a triangle whose vertices are this? फिर से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्रायंगल के, उसका सेंट्रोइड बताना है, तो फिर से वही काम आप करोगे। एक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके उनकी एवरेज निकाल दो, उनको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 3, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया जी 0, ठीक है। देन वाई कोऑर्डिनेट -5 प्लस 0, दैट इज -5, -5 -4 -9, -9 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज -3, तो 0 -3 अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताओ जरा, लिखना नहीं है कुछ भी, और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। The coordinates of the centroid of a triangle ABC are 2 and 2. What are the coordinates of vertex C if coordinates of A and B are these? देखो एक्चुअल में है क्या, हालांकि यहां पर डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार सिचुएशन समझा दूं कि ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक हमें पता नहीं है और बाकी के 2 हमें पता हैं, 7 -1 ये रहे और एक ये रहे, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तीसरे के पता नहीं है, और हमें सेंट्रोइड के भी पता है भाई, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड का, ये जो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये बाकी सारे एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज है। अगर एवरेज 2 है, कितने नंबर्स की, 3 नंबर्स की, 3 कोऑर्डिनेट्स की है। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स की एवरेज 2 है तो सम क्या होएगा, 6। तो अब देख लो कि भाई 1 + 7, एक्स कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड कर रहा हूं, 1 + 7 हो गई जी 8। अब 8 के अंदर यहां पर मैं क्या ऐड करूं कि 6 आए, तो 8 में से 2 घटाना पड़ेगा तभी 6 आएगा, यानी कि 8 के अंदर -2 ऐड करना पड़ेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 है तीसरे वर्टेक्स का। सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी एवरेज 2 है, क्योंकि सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो भाई वाई कोऑर्डिनेट्स का सम भी 6 हो गया। तो अब फिर आप वाई कोऑर्डिनेट देख लो जरा, तो देखो 2 -1, 2 और -1 कितना हो गया, 1। अब 1 के अंदर कितना ऐड करूं कि 6 आ जाए, तो भाई 1 के अंदर 5 ऐड करना पड़ेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पर हो गया जी 5, तो -2 and 5, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एज सिंपल एज दैट, क्लियर है, स्ट्रेट वे है सेंट्रोइड का कंसेप्ट। देन अब मैं आपको बताता हूं जी सर्कम सेंटर के बारे में। तो सर्कम सेंटर, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर्कम सेंटर होता क्या है, कौन सी लाइन के इंटरसेक्ट करने से सर्कम सेंटर बनता है। तो सर्कम सेंटर बनता है मेरे भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्ट करने से, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और हमने निकालने हैं इसके सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला भी है लेकिन इसका फॉर्मूला इजी नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग इजी है। इसको हम अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी इजीली कर सकते हैं अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो, या फिर सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है, कोई एक मिसिंग है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बनता कैसे। तो ये बनता है मेरे भाई, कोई भी भुजा है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया जाता है ऐसे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है लंब समद्विभाजक, जो किसी भी साइड को परपेंडिकुलर तो होएगा ही, उसको बाइसेक्ट भी करेगा, 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं। तो यानी कि एक लाइन, और ये लाइन जरूरी नहीं है कि सामने वाले वर्टेक्स से पास हो ना, जरूरी सिर्फ इतना है कि भाई इस साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी ये लाइन और 90 डिग्री पर होगी। भाई ये ट्रायंगल तो कैसे भी हो सकते हैं ना, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, काली वाली लाइन इस साइड का, तो इस ट्रायंगल को तो मैं ऐसे भी बना सकता था, ये देखो, तो जरूरी थोड़ी है वर्टेक्स से पास होगी। इस ट्रायंगल को मैं ऐसे भी बना सकता था, एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये चीज पहले ही मैं बता चुका हूं।
तो अब दूसरे वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली एक जगह से पास होते हैं, तो हमें तीनों निकालने की जरूरत थोड़ी है। कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लूं, देख लूं वो कहां से पास हो रहे हैं, तीसरा भी वहीं से पास होगा, तो तीनों सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो देख लो। क्लियर है? तीसरा भी एग्जैक्टली वहीं से पास होगा, ऐसा नहीं है कि तीसरा कहीं और से पास हो जाएगा, ये चीज तो हम पहले कर चुके हैं। तो मतलब कि हमें देखना क्या है कि ये जो दोनों काली लाइनें हैं, तो लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 ये कहां से पास होंगी, ये हमने देखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, बिकॉज ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करती है तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो, x3 + x2/2। साइड वाले पॉइंट्स की एवरेज निकालनी होती है ना, और ये सारे कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है, ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तभी निकालेंगे। तो भाई इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? जी निकाल लेंगे, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है ये, उनकी एवरेज निकाल देंगे। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए जो इस लाइन से पास होता है, या ये लाइन जिससे पास होती है। और अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC, हमें लाइन AB का स्लोप पता है कि नहीं ये बताओ। लाइन AB का स्लोप आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें दो पॉइंट पता है जहां से लाइन AB पास होती है, उसकी ढलान हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम लाइन AB की ढलान निकाल सकते हैं तो हम इस काली वाली लाइन की ढलान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इस परपेंडिकुलर लाइन का ढलान क्या होता है? इसका ढलान होता है दूसरी वाली लाइन के जो उसका ढलान है, जो उसका स्लोप है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना। तो भाई हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी, एक तो पॉइंट हो जाएगा जिससे ये काली वाली लाइन, ये नंबर 1 लाइन जिससे पास हो रही है, ये पॉइंट ये वाला, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। एक तो एक पॉइंट हो जाएगा जिससे ये वाली लाइन पास हो रही है, और एक हमारे पास इसका स्लोप भी हो जाएगा। तो इससे आप इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं? इन दोनों चीजें से मैंने आपको सिखाया है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर दो पॉइंट गिवन हो जिससे लाइन पास हो रही है तो उससे भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर एक पॉइंट और साथ में स्लोप गिवन हो तो उससे भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर दो इंटरसेप्ट गिवन हो कि भाई x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, तो भी हम इक्वेशन बना सकते हैं लाइन की। लेकिन अगर एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप गिवन हो, स्लोप तो एक ही होता है, एक इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन हो तो भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को यूज करना है, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं बताई गई है। क्लियर है? तो यहां पर क्या होएगा, यहां पर ये जो नंबर 1 लाइन है काली वाली, इसका एक पॉइंट पता चल गया जहां से ये पास हो रही है, और इसका स्लोप पता चल गया, तो इसकी इक्वेशन पता चल जाएगी। इसकी इक्वेशन कैसे होगी? इसकी इक्वेशन इस टाइप से ax + by + c = 0, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ इसकी इक्वेशन बनेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही लाइन नंबर 2 की इक्वेशन हम निकाल लेंगे, क्योंकि लाइन नंबर 2 भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमें ये वाला पॉइंट भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, C और B का मिड पॉइंट है, और हमें इसका स्लोप भी पता चल जाएगा लाइन नंबर 2 का। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 2 BC के परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन का हमें इक्वेशन पता चल जाएगा, लाइन नंबर 1 और 2। अगर दोनों लाइन की इक्वेशन पता चल गई तो उस इक्वेशन को सोल्व करके, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पता किया जा सकता है कि ये दोनों इक्वेशंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, और वही इसका सर्कम सेंटर होगा। तो अब तक तो होगा पता किया जा सकता है, मैंने बोला है ना आपको। अब पता करते हैं, ये मैंने आपको पहले नॉलेज बता दी है, इसलिए बता दी है कि अब आप एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करो मेरे बताने से पहले। फिर भी नहीं हुआ तो मैं हूं ही। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो भाई एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसके वर्टिसेस हैं 8 6 2 - 2 6 0, और हमें बताना है इसका सर्कम सेंटर यानी कि बाह्य केंद्र के निर्देशांक, उसके कोऑर्डिनेट्स। तो भाई बाह्य केंद्र कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये लो भाई, तो एक बार इसका नामकरण कर देते हैं जरा, A B और C। ठीक है,
और ये है जी अपना, मान लो इस लाइन का नाम है L, इस लाइन का नाम, और इस लाइन का नाम है मेरे भाई M। तो अब देखो, अब निकालते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं लाइन L, मैं इनके नाम लेकर बोलूंगा इसलिए नाम रखे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो लाइन L की इक्वेशन निकालूंगा, उसके बाद लाइन M की इक्वेशन निकालूंगा और देख लूंगा दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो लाइन L की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, मुझे एक पॉइंट पता चल जाए कि लाइन L किस पॉइंट से पास हो रही है, और मुझे स्लोप पता चल जाए, क्योंकि इस केस में हमें यही दो चीजें पता चलने वाली हैं। तो लाइन L किस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन L पास हो रही है जी इस पॉइंट से, है ना। जो जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइन L, वो पॉइंट B और C का मिड पॉइंट है, B C का मिड पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल बीच से जाता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, जिस पॉइंट से लाइन L पास हो रही है, 2 + 6 8, 8/2 यानी कि 4, एक्स कोऑर्डिनेट। एवरेज ही निकालनी होते हैं मिड पॉइंट के लिए, -2 + 0, -2/2 -1। मिड पॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, 4 - 1। अब हमें देखना है जी अपनी लाइन L का स्लोप। तो लाइन L का स्लोप चाहिए, तो उसके लिए पहले लाइन BC का स्लोप निकालना पड़ेगा, BC का स्लोप। तो BC का स्लोप कैसे निकालोगे, हमारे पास 2 पॉइंट्स है जहां से लाइन BC पास हो रही है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, y2 - y1 / x2 - x1। ये सारी चीजें हमने यूज करने के लिए ही सीखी हैं, है ना। तो 0 - -2 यानी कि 0 + 2 2, 6 - 2 यानी कि 4, तो दैट इज 1/2। तो अगर लाइन BC का स्लोप 1/2 है, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, एक तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2 का 2/1, और साइन भी चेंज कर दो, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव कर दो, यानी कि -2, यानी कि लाइन L का स्लोप -2 होएगा। तो अब इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन निकालनी पता है ना। करते क्या है जब हम इक्वेशन बनाते हैं, हम स्लोप को स्लोप से कंपेयर करते हैं। ईजीएस्ट तरीका है, मतलब दी ईजीएस्ट वे है, इससे ईजी और नहीं बताया जा सकता इक्वेशन तैयार करने का तरीका, ठीक है, कि स्लोप को स्लोप से कंपेयर कर दो। तो स्लोप यहां पर है जी -2, और अगर एक और पॉइंट है इस लाइन पर XY जो लाई करता है, तो स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 - 1। ये मैं पहले बता चुका हूं ये बातें। y - -1 यानी कि y + 1 डिवाइडेड बाई x - 4। तो एक बार इसकी इक्वेशन पता कर लेते हैं। तो भाई x - 4 यहां पर ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x + 8। देन 2x को इस साइड ले आते हैं, 2x + y = 7। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2x + y = 7, लाइन L की इक्वेशन। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए टाइम लग रहा है। अब देखो मैं एग्जैक्टली यही काम करूंगा लाइन M के ऊपर, एग्जैक्टली यही काम करूंगा, और देखना कितने अच्छे से, कितनी स्पीड से कर सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो 6 और 0 6, तो ये आ गया जी 3, 6/2। 8 और 6 14, 14/2 7। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे निकालना है स्लोप, 6 - 0 6, 8 - 6 2, तो स्लोप आ गया जी 3। कौन सी लाइन का, लाइन AC का स्लोप 3 आ गया। तो लाइन M का स्लोप क्या होगा, लाइन M इसके परपेंडिकुलर है, लंब है, लंबवत है, तो -1/3, तो इसका स्लोप भी आ गया। अब मैं जल्दी से इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूं, देखो। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y - 3 = -1/3 × x - 7। तो इट मीन्स 3y - 9 = -x + 7। x को अगर मैं इस साइड ले आऊं, तो x + 3y = 9 और 7 16। दैट्स इट। तो एग्जैक्टली मैंने वही काम किया है जो मैंने लाइन L के साथ किया था, लाइन M के साथ भी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं भाई। तो क्या करूंगा अब मैं नीचे वाले को 2 गुना करूंगा और ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो चलिए करते हैं। तो 2 गुना, ये हो जाएगा जी 6y, और 16 दूनी 32। अब नीचे वाले से मैं ऊपर वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 2x - 2x गया, 6y - y यानी कि 5y, और 12 में से 7 गए 5 यानी कि 25। तो y = 5। तो यहां पर जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 5 होएगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या होएगा, y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू मैंने पुट कर दी जी 5। तो 5 उस साइड गया, तो 7 में से 5 गए 2,
तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1, तो x के कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के, x कोऑर्डिनेट 1, तो 1 5 यहां पर आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट सरकम सेंटर माय फ्रेंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक बार ये इक्वेशन बताओ जरा, बताओ, अब ये आपने खुद बताना है। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो फिर से एग्जैक्टली वैसा ही इक्वेशन है, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, तो भाई ये हैं 3 2 1 2 5 4, और फिर से हमें क्या बताना है, ताकि अगर मान लो वहां पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई, वैसे रहनी तो नहीं चाहिए, रह गई तो इस क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगी। तो फिर से हमें सरकम सेंटर बताना है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लो जी, तो अब इनके नामकरण कर देते हैं इनका। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, लाइन एल की इक्वेशन निकालेंगे, फिर लाइन एम की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन एल कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ये पास हो रही है इस पॉइंट से, जो कि पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट है। तो अभी निकाल देता हूं, देखो ये तो देखते ही देखते निकल आएगा, एवरेज 5 + 1 6/2 यानी कि 3, 4 + 2 6/2 यानी कि 3, 3 3 से पॉइंट 3 3 से ये लाइन पास हो रही है, लाइन एल। और लाइन एल का स्लोप क्या है वो भी बता देते हैं, एक बार बी सी का स्लोप देख लें। बी सी का स्लोप 4 - 2 2 डिवाइडेड बाई 5 - 1 4, तो भाई बी सी का स्लोप है 1/2, तो लाइन एल का स्लोप क्या होगा, -2। इसका क्या, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो लाइन एल का स्लोप हो गया जी -2। तो अब इसकी इक्वेशन लिखनी है लाइन एल की, तो इजीली लिख सकते हैं, एक पॉइंट मिल गया जहां से पास हो रही है और इसका स्लोप मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो भाई इसकी इक्वेशन हो जाएगी y - 3 इज इक्वल टू -2 इंटू x - 3। ठीक है, ये चीजें पहले बता चुका हूं। तो -2x + 6 -2x + 6, तो 2x को इस साइड ले आते हैं, तो इट विल बी 2x + y इज इक्वल टू 9। ठीक है, देन लाइन एम की इक्वेशन देखो, मैंने पिछले इक्वेशन के कंपैरिजन में काफी कम लिखा ना, इसीलिए कम लिखा कि कुछ हद तक मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो एक्चुअल में जब मैं ये सोल्व करता हूं तो भाई काफी कम लिखना पड़ता है, या फिर लिखना भी पड़ता है तो स्पीड में लिखा जाता है, तो ये मत सोचना कि काफी लेंथी प्रोसेस है, यही बेस्ट प्रोसेस है इसका। देन लाइन एम की इक्वेशन निकालते हैं। तो लाइन एम जो है वो इस पॉइंट से पास होती है, यानी कि ए सी के मिड पॉइंट से पास होती है। तो ए और सी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, बताओ जरा। 3 + 5 8/2 यानी कि 4, 2 + 4 6/2 यानी कि 3, तो 4 3 पॉइंट से पास होती है लाइन एम। और लाइन एम का स्लोप क्या है, उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ए सी का स्लोप, ये लाइन ए सी का स्लोप। ठीक है, तो भाई ए सी का स्लोप हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 5 - 3 यानी कि 2, तो 2/2 यानी कि 1। अगर इस लाइन AC का स्लोप 1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, पहले तो इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1 का रेसिप्रोकल 1 का उल्टा, यानी कि 1 का पारस्परिक तो 1 ही होता है, फिर नेगेटिव साइन लगा दूं एक, है ना, जो भी यहां पर साइन है उसके दूसरा साइन लगा दूं तो -1। तो लाइन M का जो स्लोप है वो -1 है मेरे भाई, क्लियर है। तो हमें एक पॉइंट भी मिल गया जहां से लाइन M पास हो रही है और इसका स्लोप भी मिल गया, तो अब हम इस इक्वेशन इसकी इजीली निकाल सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y - 3 = -1 × x - 4, तो ये हो गया -x + 4। और जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो तो कई स्टेप्स आप खा जाते हो, डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, कई स्टेप्स आप खा जाते हो। तो यहाँ पर ये हो गया जी x + y = 7। दैट्स इट। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को मैं घटा रहा हूं, तो 2x - x x, y से y गया, 9 में से 7 गए 2, तो x की वैल्यू आ गई जी 2, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया 2। अब y कोऑर्डिनेट अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 + what = 7, 2 में क्या जोड़ू कि 7 आ जाए, तो 2 में 5 जोड़ने पर 7 आएगा, तो y कोऑर्डिनेट है 5,
तो 2, 5 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे सामने मेरे भाई, वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब के अंदर, यानी कि जहां पर एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर है, एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको एक बात बता देता हूं, एक और बात, एक पैटर्न बता देता हूं कि हमारे पास 4 सेंटर हैं। सेंट्रोइड हो गया, ठीक है, जो इससे पहले किया सरकम सेंटर हो गया, और जो अब कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर हो गया, और जो इसके बाद करेंगे इन सेंटर हो गया। तो सरकम सेंटर जो होता है वो बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ऑर्थो सेंटर बनता है जी एल्टीट्यूड से। तो जहां पर भी 90 डिग्री वाली लाइनें ड्रॉप हो रही है ना, जहां पर भी 90 डिग्री वाली, जहां पर भी रेखाएं लंबवत है, तो वहां पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। इन दोनों का फॉर्मूला है लेकिन भयानक है, तो वहां पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से निकालेंगे इक्वेशंस को। और जहां पर ये 90 डिग्री वाली रेखाएं नहीं है, जैसे कि सेंट्रोइड और इन सेंटर, फॉर्मूला तो इन सेंटर का भी है और सेंट्रोइड का भी है, तो ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। ये डाइजेस्टिबल फॉर्मूले हैं, इनसे हम कर सकते हैं। क्लियर है, तो 2 फॉर्मूले बताऊंगा और 2 सेंटर्स हम अंडरस्टैंडिंग से निकालेंगे। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है ये अपने एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन से बनता है, तो ये भी हम क्या करेंगे, ये भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो जरा, मान लो एक ट्रायंगल है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं भाई ए बी सी, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, और हमें निकालना है कि भाई इसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो देखो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है, पॉइंट ए से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होएगा, ऐसे ही पॉइंट बी से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होएगा। तो तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो एक पॉइंट से पास होंगी, मुझे पता है, तो तीनों एल्टीट्यूड क्यों बनाऊं, 2 एल्टीट्यूड बना लूं और देख लूं वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें इन दोनों एल्टीट्यूड की, जिनके नाम है ए डी और बी ई, हमें इन दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है और देखना है ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी किसी भी लाइन की, तो आपको बताया था, या तो 2 पॉइंट पता हो तो इक्वेशन पता चल जाएगी, एक पॉइंट और स्लोप पता हो, दोनों इंटरसेप्ट पता हो, एक इंटरसेप्ट या स्लोप पता हो, कुछ तो पता हो इनमें से। तो देखो, जैसे कि हमने सरकम सेंटर किया है कि हमें यह पता चल गया था कि भाई एक तो पॉइंट पता चल गया था और एक स्लोप पता चल गया था, लेकिन यहां पर ये डी जो है ये मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन डी मिड पॉइंट नहीं है, एल्टीट्यूड मिड पॉइंट से जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन देखो, क्या आप लाइन बीसी का स्लोप बता सकते हो, लाइन बीसी का स्लोप तो बता सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो अगर बीसी का स्लोप पता है तो हमें इसका स्लोप भी पता लग जाएगा, और हमें इस लाइन का स्लोप पता चल गया इस एल्टीट्यूड का, और एक पॉइंट भी तो पता है जहां से ये पास हो रही है। ये देखो, एल्टीट्यूड तो वर्टेक्स से पास होती है ना, हाँ जी, एक पॉइंट पता है जहां से ये पास हो रही है, स्लोप पता है, तो इजीली इक्वेशन बता सकते हैं, जैसे हमने सरकम सेंटर में किया था उसी हिसाब से। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल पाए और इस लाइन की इक्वेशन निकाल पाए तो देख लेंगे उन इक्वेशन को सोल्व करके कि दोनों लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। समझ में आ गई ना बात। तो चलिए अब इस नॉलेज को, उस क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले आप करो, इस नॉलेज को अप्लाई करो वहां पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। तो भाई ये ट्रायंगल है हमारे सामने, इसके वर्टिसेस हैं 1 2 2 3 4 3, ठीक है। इन चीज़ों को रटना नहीं है, मतलब सारी समझ वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे भाई इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, ये इनका नामकरण कर दिया। ये अपनी एल्टीट्यूड है, दैट इज ए डी, और ये एक और एल्टीट्यूड है दैट इज बी ई। तो हमें लाइन ए डी की इक्वेशन निकालनी है और हमें लाइन बी ई की इक्वेशन निकालनी है, और देखना है कि भाई दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लाइन ए डी की इक्वेशन निकाल लूँ, उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि लाइन ए डी किस पॉइंट से पास हो रही है, तो वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है। लाइन ए डी पॉइंट ए से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 हैं। तो अब हमें ए डी का स्लोप निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले बी सी का स्लोप निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है।
तो BC का स्लोप क्या होगा देखो, तो BC का स्लोप हो जाएगा मेरे भाई 3 - 3, अरे 0, 3 - 3 एंड 4 - 2, तो 4 - 2 इज 2, तो 0/2 दैट इज 0। तो लाइन BC का स्लोप 0 है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जब मैंने आपको स्लोप पढ़ाया तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लो ये x और y एक्सिस है हमारे, तो स्लोप का मतलब होता है कि ढलान कितना है, ये जो लाइन है ये तिरछी कितनी है, इसके ऊपर कोई भी बॉल अगर हम रखेंगे तो वो कितनी स्पीड से नीचे आएगी, बताया था ना, उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी लाइन, और ये मैंने आपको फील कराया था कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल है तो इसके ऊपर अगर आप बॉल रख दोगे, इसके ऊपर अगर आप बॉल रख दोगे तो क्या ये कहीं पर मूव होगी, मूव होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी मूव कहीं पर भी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल। आप प्लेन फर्श के ऊपर फुटबॉल रख देते हो तो अपने आप तो मूव होती नहीं। तो बिकॉज यहां पर स्लोप 0 है, स्लोप है ही नहीं, ढलान है ही नहीं, तो कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहां पर स्लोप 0 होता है, यानी कि यहां पर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि ऐसे मान लो दीवार, जैसे बिल्कुल खड़ी दीवार, तो दीवार के साइड में जब आप कोई भी बॉल रखोगे तो आपको क्या लगता है, क्या वो दीवार के स्लोप के कारण आ रही है क्या? वो नहीं, वो फ्रीली आकर गिरेगी जमीन पर, दीवार के साइड में बॉल लगाओगे तो। मतलब स्लोप उसको रोक ही नहीं रहा, स्लोप उसको 0% भी नहीं रोक रहा, बिल्कुल फ्रीली आ रही है। तो यहां पर जो स्लोप होता है उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। खड़ी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड, कोई डेफिनेशन ही नहीं है वहां पर, स्लोप की कोई हेल्प ही नहीं ले रही वो बॉल, समझ रहे हो? तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होएगा, ये चीज मैं बता भी चुका हूं और फील भी करा चुका हूं। तो यहां पर अगर लाइन BC का स्लोप 0 है, BC का स्लोप 0 है, तो लाइन AD का स्लोप क्या होगा? 1/0, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि लाइन AD की BC जो है जिसका स्लोप 0 है, ये जो लाइन BC है ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो लाइन AD है ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की लाइन, जो लाइन AD के तरह की हैं, इनकी इक्वेशन कैसी होती है मेरे को ये बताओ। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं, मान लो ये x को यहां पर 3 पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस को, तो वाई एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसी इक्वेशन होती है कि नहीं? क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर y कोऑर्डिनेट जो है वो तो वेरी कर रहा है, इसकी हाइट बदल रही है y कोऑर्डिनेट बार बार, लेकिन x कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम रह रहा है, ये एग्जैक्टली सेम दूरी पर है, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर रखा है। तो इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 हो जाएगी अगर ये 3 से पास हो रही है, अगर x की वैल्यू 3 है कहीं पर, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है जी? 1। ये जो लाइन है AD ये पॉइंट 1,2 से पास हो रही है, और लाइन AD वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसके ऊपर x की जो वैल्यू है वही है पूरी लाइन के ऊपर। तो लाइन AD की इक्वेशन, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के यहाँ पर इंक्लूड किया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन कल को आ गए जहां पर लाइनें x और y एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो, है। और 2 सेंटर तो आप निकाल लोगे क्योंकि मैंने अंडरस्टैंडिंग बता दी, इससे पहले सरकम सेंटर की भी बता दी थी, इसलिए ठीक है। तो समझ गए, लाइन AD की इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 होएगी। ये यहां पर मान लो पॉइंट A पर x कोऑर्डिनेट 1 है, तो लाइन AD में x कोऑर्डिनेट जो भी है, किसी एक पॉइंट पर जो भी x कोऑर्डिनेट है उसके बाद x कोऑर्डिनेट वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये y के पैरेलल है, y के समानांतर है, y अक्ष के। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा 1 है। अब चलो भाई, लाइन AD की इक्वेशन हमारे पास है, लाइन AD की इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू 1। अब हम निकालते हैं लाइन BE की इक्वेशन, एल्टीट्यूड BE की इक्वेशन। तो एल्टीट्यूड BE कौन से पॉइंट से पास होती है? एल्टीट्यूड BE पास होती है 2, 3 से। और BE का स्लोप देख लेते हैं। तो भाई BE का स्लोप वो होएगा AC के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, AC के परपेंडिकुलर है ये। तो AC का स्लोप क्या है भाई? 3 - 2 यानी कि 1, 4 - 1 यानी कि 3। तो AC का स्लोप है 1/3।
तो BE का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 3/1 और नेगेटिव यानी कि -3। तो BE का स्लोप -3 है और ये जिस पॉइंट से पास होती है वो 2, 3 है। तो चलिए इसकी इक्वेशन बता दूं। अब देखो BE 2, 3 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी जी y - 3 = -3x + 6। देखो मैं बोल रहा था ना, इसे डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया, y - 3, वही अपनी स्लोप पॉइंट वाली इक्वेशन यूज की है मैंने, -3 × x - 2। क्लियर है। तो प्रैक्टिस से आप डायरेक्टली कई सारी चीजें लिख पाओगे, कई स्टेप स्किप कर पाओगे। तो इसकी इक्वेशन होगी जी 3x + y = 9। ठीक है, लाइन BE की इक्वेशन। तो अब देखो इनको सोल्व करते हैं। तो x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी 1 मिल चुकी है। ये जो लाइन AD है, इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू 1 है, तो ये जो पॉइंट है ये भी तो लाइन AD के ऊपर लाई करता है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 होगी। तो x कोऑर्डिनेट तो पहले ही मिल चुका था, तो मतलब कि बाकी ऑप्शंस तो हमारे हट चुके थे, सिर्फ ऑप्शन C और नन ऑफ दीज हो सकता था, तो हम डायरेक्टली मार्क भी नहीं कर सकते। ठीक है, और x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर नीचे मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये हो जाएगा 3 × 1 3, 3 उस साइड जाएगा, 9 - 3 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी 6, तो y कोऑर्डिनेट इज 6, तो 1 6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब क्या करो, देखो ऑर्थो सेंटर आपने अच्छे से समझ लिया ना क्या खेल है, कि भाई हमें एक पॉइंट पता है जहां से पास हो रही है, और जो स्लोप है इस लाइन का वो हम निकाल सकते हैं जब हम सामने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे उसकी हेल्प से। तो चलिए एक बार फिर ये क्वेश्चन बताइए जरा, अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो। 2 vertices of a triangle ABC are this and this. If the ortho center of triangle is the origin, find the third vertex. अब हुआ क्या, अब एग्जामिनर ने बता दिया आपको ओरिजिन, मतलब आपको बता दिया सर्कम ऑर्थो सेंटर। पहले ऑर्थो सेंटर पूछ रहा था, अब उसने ऑर्थो सेंटर बता दिया और 2 वर्टेक्स बता दिए। तो टोटल हमारे पास 4 चीजें होती हैं, उसमें से 3 तो वो बताएगा ही, 3 की इंफॉर्मेशन तो वो देगा। अब की बार उसने एक वर्टेक्स हमसे पूछ लिया, तो कोई नहीं, मैं मान लेता हूं कि ये है वर्टेक्स A जो उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो भाई वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता XY, वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट हमें पता है 5 - 1, वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट पता है -2 और 3, और हमें यह पता है कि ऑर्थो सेंटर कहां से पास होता है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ये देखो भाई, ये है एक एल्टीट्यूड, ये है एक एल्टीट्यूड यानी कि लंब, और यहां पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। क्लियर है। और इनका अगर मैं नामकरण कर दूं तो AD और BE। तो अब देखो ध्यान से, ठीक है, सीधा मेरा सॉल्यूशन मत देखो हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन के ऊपर जान लगाओ, भी अपना जोर लगाओ, और उसके बाद मैं हिंट दूंगा, फिर से जोर लगाना, अगर ना निकले तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो देखो हमें निकालने हैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सीधी सी बात है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कैसे निकाल सकता हूं, अगर उस पॉइंट से 2 लाइनें पास हो रही हैं, अगर 2 लाइनें किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और मुझे दोनों लाइनों की इक्वेशन मिल जाए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा और मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। जी हाँ, पता चल जाएंगे। तो यहां पर देखूं, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं वहां से कोई लाइनें पास हो रही हैं कि नहीं, जी हाँ, वहां से लाइनें तो पास हो रही हैं। देखो वहां से 3 लाइनें पास हो रही हैं, ये देखो, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो मुझे किन्हीं भी 2 लाइनों की इक्वेशन चाहिए, और देख लेना है कि वो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो 2 लाइनें, उनकी इक्वेशन को सोल्व करके। तो समझ में आ गई हमें करना क्या है, मतलब हम तुक्के से नहीं कर रहे, हमें पहले ही पता है हम कर क्या रहे हैं। तो मैं किन्हीं भी 2 लाइनों की इक्वेशन निकालूंगा मेरे भाई। तो 2 लाइनों की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे देखना है कि किन लाइनों के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कि मुझे 2 पॉइंट पता हो जहां से लाइनें पास हो रही हैं, या मुझे 1 पॉइंट और स्लोप पता हो। पूरी कहानी आपको पता है कि मुझे दोनों इंटरसेप्ट पता हो, एक इंटरसेप्ट एक स्लोप पता हो। तो देखो लाइन AD देखते हैं सबसे पहले। तो लाइन AD के बारे में कुछ कर सकते हैं कि नहीं, देखो लाइन AD, मैं क्यों बोल रहा हूं लाइन AD, क्योंकि मुझे पता है लाइन AD 0 0 से पास हो रही है। तो लाइन AD के बारे में मुझे पता है कि कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ये पास हो रही है 0 0 से। तो क्या मैं लाइन AD का स्लोप भी निकाल सकता हूं, या कोई और पॉइंट हो जहां से लाइन AD पास हो रही हो। तो देखो लाइन AD जो है वो लाइन BC के परपेंडिकुलर है,
लंबवत है, तो लाइन बीसी का स्लोप तो निकाला जा सकता है, 2 पॉइंट पता है, तो लाइन एडी का स्लोप भी पता लग जाएगा। तो बीसी का स्लोप निकालो भाई जल्दी से। 3 माइनस माइनस 1 यानी कि 4, -2 -5 यानी कि -7। तो भाई लाइन बीसी का स्लोप हो गया -4/7। तो लाइन एडी का स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा यानी कि 7/4, और यहां पर नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव। क्लियर है, तो इसका स्लोप हमें पता लग गया। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है बस, तो इसकी इक्वेशन अभी निकालता हूं। तो वही एक पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म यूज कर रहा हूं, y - 0 = 7/4 × x - 0। ठीक है, तो 4y = 7x यानी कि 7x - 4y = 0। ये आ गई लाइन एडी की इक्वेशन। ठीक है मेरे भाई, अब हमें निकालनी है किसी भी एक और लाइन की। एडी की इक्वेशन तो आ गई कि भाई ए बी की निकाल लूँ, ए ई की निकाल, ए सी की निकाल लूँ, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल लूँ। तो यहाँ पर मैं ए सी की निकाल रहा हूँ, किसी की भी, आप ए बी की भी निकाल सकते हो इस वाली एल्टीट्यूड को बना के, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो वाली एल्टीट्यूड बनाई है इसलिए उसकी निकाल रहा हूँ। क्लियर है, तो अब देखो, अगर मुझे लाइन ए सी की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मुझे चीज़ें पता होनी चाहिए ना भाई एसी के बारे में, कि कौन से 2 पॉइंट से पास हो रही है या फिर क्या पॉइंट और क्या स्लोप है। तो मुझे लाइन एसी का ये तो पता है कि ये -2, 3 से पास हो रही है, ये देखो -2, 3 से। क्लियर है, अब मुझे देखना है कि इसका स्लोप क्या है। तो देखते हैं भाई स्लोप निकाल पाएं या कोई और पॉइंट निकाल पाएं जहां पर ये लाई करती है। तो अगर आपको लाइन एसी का स्लोप चाहिए तो क्या आपको बीई का स्लोप मिल सकता है, बीई का जो भी स्लोप है। क्यों, क्योंकि बीई के परपेंडिकुलर है लाइन एसी, एक एल्टीट्यूड है एक साइड है, तो बीई का स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं। बीई कौन से 2 पॉइंट से गुजरती है वो हमें पता है, देखो ये 2 पॉइंट हमें पता है, तो बीई का स्लोप मिल जाएगा। तो बीई का स्लोप होएगा 0 - -1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0 - 5 यानी कि 1/-5। तो हमें बीई का स्लोप मिल गया मेरे भाई। तो अब हमें एसी का स्लोप भी मिल जाएगा। एसी का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, और साइन भी बदलना है, यानी कि 5/1 और साइन भी पॉजिटिव यानी कि 5। तो अब एसी की इक्वेशन क्या होगी वो एक बार देख लेते हैं। तो एसी की इक्वेशन होगी y - 3 = 5x + 10। क्लियर है, वही अपनी पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने यूज की है। तो ये हो गई जी 5x - y = -13। क्लियर है, हाँ जी। तो अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं भाई एक बार। यहाँ पर 0 था अपना, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं ऊपर और नीचे, मैं नीचे इस इक्वेशन को 4 गुना कर देता हूँ। तो नीचे वाली को अगर मैं 4 गुना करूँगा तो ये हो जाएगी 20x - 4y = -52। इसको 4 गुना करने के बाद अब मैं नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो 20x - 7x वो हो जाएगा जी 13x। बिकॉज अब मुझे दोनों लाइनों की इक्वेशन पता चल गई, दोनों लाइनों की। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ए पर, तो मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे क्योंकि ये वहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो 20 में से 7 गए 13x, -4y में से -4y गया, कट गया, -52 - 0 यानी कि -52। देयरफॉर x = -4, तो x कोऑर्डिनेट -4 है, तो या तो आंसर सी होएगा या डी होएगा। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, 7x = 4y, ये इक्वेशन यही है ना। तो x की वैल्यू है जी -4, तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी -4, तो 4 से 4 गया तो y की वैल्यू आ गई -7। तो -4 - 7 ये वो पॉइंट है जो हमें चाहिए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 - 7। क्लियर है, तो भाई नेक्स्ट और सबसे लास्ट, जिस सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, जिसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो है इन सेंटर। ठीक है, तो सपोज हमारे सामने एक ट्रायंगल है और इन सेंटर जो है हम अंडरस्टैंडिंग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा कि सेंट्रोइड की तरह हम इसका फॉर्मूला याद कर ले, वो बेस्ट रहेगा इन सेंटर निकालने के लिए। तो मान लो हमारे सामने एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं ABC, और तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो कैसे आप इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। सबसे पहले इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र बनता कैसे ही ये बताओ जरा।
इन सेंटर कैसे बनता है, कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं जब ये बनता है, जब एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं, जब तीनों यानी कि कोण समद्विभाजक, कोणों को बराबर, इन एंगल्स को बराबर बाइसेक्ट करने वाली लाइनें जब एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी, वहां पर इन सेंटर बनेगा। तो मान लीजिए इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, मान लो इनको मैं यहां पर लिख देता हूं, इनको मिटा लेते हैं भाई, इसके जो कोऑर्डिनेट है इन सेंटर के वो x और y हैं। तो x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, अगर तीनों निर्देशांक गिवन हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं एक बार। तो भाई अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे सेंट्रोइड में क्या था, तीनों x कोऑर्डिनेट की एवरेज निकाल देना, ऐसे ही इसमें x कोऑर्डिनेट के लिए एक फॉर्मूला है। तो x कोऑर्डिनेट अगर आपने निकालना है तो वो होएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। अब देखो हमें ये तो पता है कि ये x1 क्या है, देखो x1 तो हमें पता है, ये x2 क्या है ये भी हमें पता है, ये x3 क्या है ये भी हमें पता है। अब ये ABC क्या है जी, ऊपर भी ABC आए हुए हैं, नीचे भी ABC आए हुए हैं। तो ये है मेरे भाई इस ट्रायंगल की ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ। जो वर्टेक्स A है ना उसके एग्जैक्टली सामने वाली साइड की लेंथ है A, यानी कि इस साइड की लेंथ है A यूनिट्स। जो वर्टेक्स B है इसके एग्जैक्टली सामने वाली साइड की लेंथ है जी B यूनिट्स। जो वर्टेक्स C है इसके एग्जैक्टली सामने वाली साइड की लेंथ है जी C यूनिट। समझ में आ गई बात, ये है ABC इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ। तो अब अगर आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी हो तो वो भी बता देता हूं। तो y कोऑर्डिनेट होएगा जी a, अब आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या है, a के साथ y1 प्लस b के साथ y2 प्लस c के साथ y3 डिवाइडेड बाई ए बी सी, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है भाई, ये सिंपल सी बात है। अब देखो एक और बात मैं आपको बताऊं, यहां पर मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूं, इस फॉर्मूले को भी आप रट सकते हो, फिर भी एक पैटर्न बता देता हूं ताकि आपको ए बी सी ये नाम देने ही ना पड़े। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस हिसाब से मैंने बताया है भाई, नाम देना पड़ेगा ए और उसके सामने वाली साइड की लेंथ को ए ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, मतलब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो बताता हूं। देखो जो x1 है ना, x1, ये जो x1 है इसको मैंने पता है किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, मतलब जब आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इस x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो इसके सामने वाली साइड की लेंथ से, फिर अगले x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो उसके सामने वाली साइड की लेंथ से, और फिर अगले x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो हर एक x कोऑर्डिनेट को उसके सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे मैंने कर रखा है, और नीचे डिवाइड कर दो तीनों साइड की लेंथ के सम से। समझ में आ गई बात, ये पैटर्न हमने फॉलो करना है इन सेंटर निकालते हुए। हर एक, अगर आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को उसके सामने वाली साइड, जिस वर्टेक्स का, जिस शीर्ष का आपने y कोऑर्डिनेट लिया है उसके सामने वाली साइड की लेंथ से उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई, ये पैटर्न है, सीधे सीधे वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया। ये पैटर्न क्रैक कर लिया फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ये परमानेंट याद हो जाएगा। अब एक बार इसको कुछ क्वेश्चंस पर लगा कर देखते हैं, तभी भाई हाथ साफ होगा। तो चलो एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर लगा के देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज पॉइंट। तो भाई ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए हैं और हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो जरा हमने करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर एक ट्रायंगल बनानी है, उसके वर्टिसेस लिख लेने हैं। यहां पर आपको ए बी सी वर्टिसेस के नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। तो और किस भी ऑर्डर में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हमें 2 चीजें चाहिए थी ना फॉर्मूले के अंदर, एक तो हमें चाहिए थे क्या, कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे तीनों वर्टिसेस के, और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, दूसरी चीज हमें चाहिए थी इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ। तो अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो वो लगाने में आप माहिर होने चाहिए। देखो कैसे लगा सकते हैं, 6 और 3 का फर्क कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर 9, इनके डिफरेंस का ही तो स्क्वायर होता है ना। -4 और 2 में कितने का फर्क होता है, 6 का।
आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि एक 0 से 4 उधर है, एक 0 से 2 उधर है, तो ओवरऑल 6 का फर्क है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर। और 6 का स्क्वायर क्या होएगा, 6 का स्क्वायर होएगा 36, अंडर रूट 45 9 5 45 यानी कि 3√5। ठीक है, इस साइड की लेंथ आ गई। अब दूसरी साइड की लेंथ देखते हैं भाई, नीचे वाली की। -5 और 3 इनमें कितने का फर्क है, 8 का फर्क, 8 का स्क्वायर 64, 2 और -2 में कितने का फर्क है, 4 का फर्क है, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 80, 16 5 80 यानी कि 4√5। ठीक है, देन अब तीसरी साइड की लेंथ निकालते हैं। -5 और 6 में है जी 11 का फर्क, 121, 11 का स्क्वायर। -4 और -2 में है 2 का फर्क, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 125 यानी कि 5√5। ठीक है, क्लियर है, तीनों साइड्स की लेंथ पता चल गई। अब हम इजीली इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखो उसी पैटर्न का यूज करूंगा। अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर ध्यान दो, वाई कोऑर्डिनेट को मारो गोली, वाई कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान दो और किसी भी एक एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ लो सबसे पहले। तो मैंने पकड़ लिया इस एक्स कोऑर्डिनेट को, और इस एक्स कोऑर्डिनेट की गुणा इसके सामने वाली साइड की लेंथ से कर दो। तो 4 चौके 16, ऐसे एक डंडा बना लो, उसके ऊपर 4 चौके 16 -16√5। अब दूसरे एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ो, इसका हिसाब किताब तो कर दिया, मान लो मैंने इसको पकड़ लिया, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ठीक है, गलती से वाई को मत पकड़ लेना, गड़बड़ हो जाएगी। देन और हाँ, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी। अगर ठीक काम करते रहोगे, शांति से भी ठीक काम करते रहोगे, तो टाइम की किल्लत नहीं पड़ती एग्जाम में। 2 5 10 तो +10√5। आगे एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ा -2, तो 2 3 6 -6√5। और नीचे क्या करना है, नीचे करना है तीनों साइड्स की लेंथ का सम, यानी कि 5 + 3 8 और 4 12√5। तो भाई ऊपर क्या हो गया, 16 और 6 22, -22 + 10 यानी कि -12, तो ऊपर -12√5 और नीचे 12√5। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया जी -1। तो यानी कि या तो ये आंसर होएगा या ये आंसर होएगा। अगर मान लो यहां पर 1 और -2 होता तो अपनी बल्ले बल्ले होती, फिर तो एक ही चीज निकालने से अपना आंसर आ जाता एक्स कोऑर्डिनेट से। अब ऐसा नहीं है तो वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाई कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान दो, कहीं से भी वाई कोऑर्डिनेट पकड़ना स्टार्ट कर दो। मान लो मैंने ये वाई कोऑर्डिनेट पकड़ लिया, तो 6 की मैंने गुणा कर दी, और ऐसे तीर बनाने की तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, जरूरत नहीं है ना, मन ही मन में ऐसे करते हैं। 6 चौके 24√5 प्लस, अब इस वाई कोऑर्डिनेट को मैंने पकड़ लिया, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स को मत पकड़ना गलती से, 3 5 15 प्लस 15√5 प्लस आगे ये वाई कोऑर्डिनेट है भाई नेगेटिव, 5 3 15 -15√5। तो 15√5 से 15√5 कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बनेगा, इन सब का सम 12√5। हम ऊपर देख चुके हैं, यहां पर हम देख चुके हैं, तो 24/12 यानी कि 2 आएगा यहां पर आंसर। तो -1 और 2, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब एक बार ये क्वेश्चन करिएगा जरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर दिस। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो एक बार करिएगा जरा, मैं भी अपनी एक्सप्लेनेशन बता ही देता हूं, देखो जरा। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 1 -1 1 -1 -1। अब हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी तीनों साइड्स की, है ना, फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो भाई यहां पर 1 और 1 इन दोनों के बीच में फर्क कितना है, 0। तो 0 का स्क्वायर तो 0 भूल जाओ। 1 और -1 इन दोनों के बीच में फर्क है 2, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट, तो यहां पर 2 ही होएगा। ठीक है, वैसे स्क्वायर करके अंडर रूट करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आप ध्यान से इसे देखो तो। ठीक है, जैसे -1 और -1 एक्स कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं है, तो वाई कोऑर्डिनेट में जो भी फर्क है वही लेंथ हो जाती है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं है तो वाई कोऑर्डिनेट में, या वाई कोऑर्डिनेट में यहां पर कोई भी फर्क नहीं था तो एक्स कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस है वही लेंथ हो जाती है। क्योंकि अंडर रूट में एक तो 0 का स्क्वायर आ रहा है, दूसरा एक चीज का आपने स्क्वायर किया था, फिर स्क्वायर रूट से वो चीज कट जाती है। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, या फिर जो चीज मैंने बताई है वो आप लगा सकते हो।
देन इस साइड की लेंथ निकालते हैं। 1 में और -1 में 2 का फर्क है, 2 का स्क्वायर 4। 1 में और -1 में 2 का फर्क है, 2 का स्क्वायर 4। तो √8 यानी कि 2√2। ठीक है, तो चलो भाई अब लगाते हैं फॉर्मूला अपना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसी भी एक एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने पकड़ लिया, इसको इसके सामने वाली साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 2। देन दूसरे एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने पकड़ा -1, -1 × 2√2, तो भाई -2√2। देन तीसरे एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने पकड़ा -1, -1 × 2 यानी कि -2 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 से -2 गया भाई, डिवाइडेड बाय क्या होएगा 2 + 2 4, 4 + 2√2। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए, तो ऊपर क्या है -2√2, नीचे 4 + 2√2। तो अगर आप ध्यान से देखो 4 के अंदर क्या होता है, 4 के अंदर 2 × 2 2 2 होते हैं, तो और एक 2 के अंदर क्या होता है, 2 के अंदर होते हैं 2√2। तो 4 के अंदर 2√2 होता है मेरे भाई, 4 के अंदर 2√2 होता है। तो अगर आप नीचे 2√2 कॉमन ले लो, 2√2 नीचे कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा सिर्फ √2 और आगे बचेगा 1। तो नीचे अगर आप 2√2 कॉमन ले लेते हो, मैंने 2√2 कॉमन क्यों लिया, मैंने इसीलिए लिया ताकि ऊपर 2√2 था, ताकि ये कट जाए, ये लो, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो अब इस √2 + 1 को जब आप रैशनलाइज करते हो, आपको पता होगा ना रैशनलाइज करना, मैंने आपको सिखाया है सेट्स एंड इंडिसेस में, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा, ऊपर वाले माइनस को ऐसे ही रखिएगा, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा √2 - 1 और नीचे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इनके स्क्वायर के बीच में 1 का फर्क है। तो ये हो गया मेरे भाई 1 - √2, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो गया 1 - √2। तो यानी कि ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, ये वाले दो ऑप्शन ही होंगे। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, तो ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, किसी भी एक वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ो, सामने वाली साइड की लेंथ से गुणा कर दो, यानी कि 1 × 2 2। दूसरे वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ो, उसके सामने वाली साइड की लेंथ से गुणा कर दो, 1 × 2√2 2√2। देन तीसरे वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ो, उसके सामने वाली साइड की लेंथ से गुणा कर दो, तो यानी कि -2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा, नीचे वही 2 और 2 4 + 2√2। तो अब क्या होगा, अब भाई 2 से फिर से 2 कट गया, ऊपर हो गया 2√2, नीचे 4 + 2√2। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो x के केस में भी ऊपर यही मामला था, बस ऊपर क्या था, ऊपर था -2√2 / 4 + 2√2। मामला एग्जैक्टली सेम था x के केस में, लेकिन ऊपर एक माइनस एक्स्ट्रा था, यहां पर एक माइनस एक्स्ट्रा था, आपको दिख रहा होगा। तो y की वैल्यू आपको ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो भी x की वैल्यू आई थी उसकी नेगेटिव है, यानी कि √2 - 1 है, अगर सोल्व ना भी करना चाहो। ठीक है, तो √2 - 1 है, ये हमें पता लग जाएगा, या फिर एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। तो देखो जरा, तो भाई नीचे अगर आप 2√2 कॉमन ले लोगे, 2√2, तो यहां पर बचेगा √2 + 1। ठीक है, 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो गया। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा √2 - 1। तो x कोऑर्डिनेट इज 1 - √2, y कोऑर्डिनेट इज √2 - 1। ठीक है, लेकिन यहां पर ये वाला ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, हम इसको चेंज कर सकते हैं जी, 1 - √2, ये √2 - 1, आपकी पीडीएफ में भी √2 - 1 है, तो ये इसको हमने ठीक कर दिया ऐसे मान लीजिएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करो, और इसके साथ आपको एक कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दीज, फाइंड इट्स सेंट्रोइड। एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने ये बोला है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, उन साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताए हैं। मान लो ये मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट बताए हैं। तो मान लो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 - 3, और इसके हो गए भाई 3 और 4। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए, हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि भाई जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, इनके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, है ना, ऐसे आपको लग रहा होगा, और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखो
कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ता हूं, जैसे मान लो इस ट्रायंगल का ये ब्लू ब्लू ट्रायंगल है और इसका सेंट्रोइड यहीं पर मैंने बना दिया, सपोज ये ब्लू वाला पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्ट ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो कैसे बनाया है, तो ये यहां पर बना दिया। अब जो फैक्ट है वो हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है, वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ट्रू नहीं है, दुनिया की हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है, जो मैं अभी फैक्ट बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहां पर उसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का जिक्र हो रहा है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाता हूं, इसके मिड पॉइंट को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाता हूं, तो क्या होएगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी यही होएगा। अगर एक ट्रायंगल का जो भी सेंट्रोइड है उसके मिड पॉइंट को जोड़कर अगर कोई ट्रायंगल बनाएंगे, उसका सेंट्रोइड भी यही होएगा। तो अब देखो ध्यान से, अब लाल ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी यही है, तो अगर मैं लाल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाऊंगा, अगर लाल ट्रायंगल का सेंट्रोइड यही है, तो लाल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाऊंगा, तो ये रूल इस पर भी लागू होना चाहिए कि भाई एक ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उसके मिड पॉइंट को जोड़कर ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका भी यही होगा। तो जी हाँ, काली ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी यही होगा। और अगर मैं इस काली ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर कोई ट्रायंगल बनाऊंगा तो उसका सेंट्रोइड भी यही होएगा। अगर मैं इस गुलाबी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर कोई ट्रायंगल बनाऊंगा तो उसका सेंट्रोइड भी यही होएगा। समझ में आ गई बात? किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड अगर आपने बना दिया तो उसके बाद आप उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ते जाओ अंदर तक, जो भी ट्रायंगल्स बनेंगी उन सब का सेंट्रोइड वही होएगा। तो अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एक बार, और मैं एक बार ये दो ट्रायंगल्स के लिए प्रूव भी कर दूंगा। अगर ये दो ट्रायंगल के ऊपर लागू हो गया फिर तो अंदर ही अंदर लगता रहेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं पहले। तो देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि ये लाल वाली ट्रायंगल है, इसके साइड्स के हमने साइड के जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बता दिए, तो इसका सेंट्रोइड बताओ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाली चीजें निकालने की जरूरत नहीं है, इन पॉइंट्स को मिलाकर जो ट्रायंगल बन रही है, ये जो हरी ट्रायंगल बनी है इसके कोऑर्डिनेट तो ये हैं, उस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होएगा वही इस लाल ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। तो इस हरी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल सकते हो कि नहीं, इसका केंद्रक निकाल सकते हो कि नहीं, इजीली निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है कैसे। अगर हमें सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट हैं इसके वर्टिसेस के उनकी एवरेज निकाल लेंगे, उनका सम करके 3 से भाग कर देंगे। तो 1 + 2 3 + 3 6, तो भाई 6/2 यानी कि 3, ठीक है। अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट्स का सम निकालेंगे सबका। तो 1 और 4 5, 5 - 3 2/3, तो 3 और 2/3 ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए। क्लियर है? और अब एक बार ये करो, एक बार ये प्रूव करके देख लो कि ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया है ये ट्रू है कि नहीं। एक बार खुद प्रूव करके देखो, अगर थोड़ा सा जोर लगाने के बाद फिर भी प्रूव ना हो फिर मेरा प्रूफ देख लेना, ठीक है। तो एक बार खुद प्रूव करके देखो, मैं अभी यहां पर प्रूफ बता ही रहा हूं। तो देखो भाई, देखते हैं हम ये प्रूव कर पाते हैं कि नहीं। तो हमारे सामने एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के ये मिड पॉइंट्स हैं ये। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो एक बार इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और जो मिड पॉइंट्स हैं उनके नाम है भाई डी ई और एफ। तो ये अपनी मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं जिनके मिलने पर सेंट्रोइड बनता है। तो यानी कि सेंट्रोइड यहां पर बनेगा, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं जी जी। क्लियर है? तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेंट्रोइड है जी, ये ट्रायंगल डीईएफ का भी सेंट्रोइड है, डीईएफ का भी सेंट्रोइड है। क्लियर है? तो एक बात तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा, आपको ये सेंट्रोइड का ये रूल पता होना चाहिए कि ये जो सेंट्रोइड है, देखो कि ये जो सेंट्रोइड है ये लाइन ए एफ यानी कि इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, कि अगर ए एफ 2 है तो जी एफ 1 होएगी, 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम अपनी ट्रायंगल बना लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल
मिड पॉइंट्स को मिलाकर। क्लियर है? तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जी जो है ये सेंट्रोइड है। तो उसके लिए मुझे दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एफ, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं जी जेड, ये जो एफ जेड है ये एक, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एफ जेड एक मीडियन है, मध्य का है, और फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस मीडियन को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट जी, तो किसी भी मीडियन को 1:2 रेशियो में जो पॉइंट डिवाइड करता है इस तरह से, वो उसका सेंट्रोइड हो जाएगा। तो मुझे प्रूव करना है ब्लू ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी यही है। तो चलिए ये दो चीजें प्रूव करने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि ये जो भाई एफ जेड है ये भी इसकी मीडियन है। तो अब देखो ध्यान से, अगर आप किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो ऐसे, तो ये जो लाल वाली लाइन बनी है ये क्या होगी, ये लाल वाली लाइन मिड पॉइंट को मिलाने के कारण नीचे ब्लू वाली लाइन जो इसका बेस है इसके पैरेलल होएगी, और ये जो ऊपर छोटी वाली ट्रायंगल है ये और ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है दोनों सिमिलर हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगी। और यहां पर हमें एक बात पता है कि ये जो लाइन है यहां से ये जो लाइन आ रही है, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनका ये वाला एंगल कॉमन है। देखो, तो इस कंडीशन में ये वाली जो लाइन है ना यहां से, ये नीचे वाली लाइन को जिस भी रेशियो में डिवाइड करेगी ना, ये ऊपर वाली लाइन को भी एग्जैक्टली उसी रेशियो में डिवाइड करेगी मेरे भाई। क्लियर है? समझ में आ रही है? ये ऊपर वाली लाइन को भी एग्जैक्टली उसी रेशियो में डिवाइड करेगी। ये सिमिलर ट्रायंगल्स जब इस फॉर्म में होती हैं तब ये चीज लागू होती है, जब इस फॉर्म में होती है तो। क्लियर है? अगर ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन को ऐसे 1:2 रेशियो में डिवाइड करती तो इस ऊपर वाली लाइन छोटी लाइन को भी 1:2 रेशियो में डिवाइड करती। तो इसका मतलब यहां पर क्या चीज प्रूव हो गई? इसका मतलब यहां पर यह चीज प्रूव हो गई कि भाई बिकॉज सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, तो यहां पर ये डी जेड इज इक्वल टू जेड ई। क्लियर है? तो ये जो एफ जेड है ये इसकी मीडियन है, ये चीज हमने प्रूव कर ली। अब हमने ये प्रूव करना है कि भाई ये जो पॉइंट जी है ये एफ जेड को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये भी एक बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो, एफ जेड की वैल्यू क्या है? 1 है। ए जी की वैल्यू क्या है? ए जी की वैल्यू जी 2 है। अब देखिएगा, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल ए डी ई, इसी डायग्राम को मैं यहां पर बना रहा हूं, इसी डायग्राम को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रायंगल ए बी सी, और यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बनाया जी डी ई। ठीक है? तो ऊपर एक सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी से। तो ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी ई, बिकॉज इसकी हरेक जो साइड है बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी से हाफ है। ये आपको पता है कि छोटे वाले ट्रायंगल की हरेक साइड, बिकॉज डी और ई जब हम इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये जो डी ई है ये पैरेलल हो जाती है बी सी के, बेस के पैरेलल हो जाती है। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम से एक और बात पता चलती है कि ये जो डी ई है दिस इज हाफ ऑफ बी सी, बेस की हाफ है। ठीक है? सिमिलरली ये डी मिड पॉइंट है तो ये जो ए डी है ये ए सी की हाफ है। तो इसका मतलब ये जो छोटी ट्रायंगल है इसकी हर एक साइड बड़ी वाली ट्रायंगल से हाफ है। तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का जो रेशियो वो 1:2 चल रहा है यहां पर। तो मेरे भाई छोटी ट्रायंगल की हर एक चीज, सिर्फ इसके एंगल्स को छोड़कर, अगर आप छोटी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड और बड़ी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड को कंपेयर करोगे, इनकी हाइट्स को कंपेयर करोगे, तो छोटी ट्रायंगल की हाइट बड़ी ट्रायंगल की हाइट की आधी होएगी। इनका एरिया 1:4 रेशियो में होएगा। एरिया का रेशियो स्क्वायर होता है, लेकिन बाकी सारी चीजें, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर है, जो इनकी हाइट है, वो सारी चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजें जो इनकी मीडियंस हैं वो सारी चीजें 1:2 रेशियो में होंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ए जेड है, ए जेड इस छोटी वाली ट्रायंगल यानी कि ए डी ई, छोटी वाली ट्रायंगल ए डी ई, यहां पर देखो ए डी ई की मीडियन है, और जो ए एफ है ये बड़ी वाली ट्रायंगल की मीडियन है ए एफ। तो छोटी वाली ट्रायंगल की मीडियन बड़ी वाली ट्रायंगल की मीडियन की आधी होगी, सिंपल सी बात है। तो अब देखिएगा, यानी कि
अगर, या फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, अब ये चीज तो क्लियर है ना कि ए जेड जो है वो ए एफ के कंपैरिजन में आधी है ए जेड। तो अब देखिए, तो पूरी ए एफ की वैल्यू क्या है, पूरी ए एफ की वैल्यू तो 2 + 1। हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि भाई ए से लेकर जी तक अगर 2 है, बिकॉज ये सेंट्रोइड है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, अगर ये 2 है तो जी से लेकर एफ तक ये 1 होएगा। तो अगर पूरी ए एफ 3 है, अगर पूरी एफ 2 + 1 3 यूनिट हमने मान ली है, तो ये ए जेड कितना होएगा, ए एफ बड़ी वाली ट्रायंगल की मीडियन 3 है, तो ए जेड छोटी वाली ट्रायंगल की जो मीडियन है वो 3 की हाफ यानी कि 1.5 होएगी, यानी कि ये क्या होएगा 1.5 ए जेड। अब देखिएगा ए जेड 1.5 है, लेकिन ए जी कितना है, ए जी है 2, तो 2 - 1.5 यानी कि 0.5, और जी एफ ये क्या है, ये है जी 1। तो अब देखिएगा ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर ये जो पॉइंट जी है, ये एफ जेड को किस रेशियो में बांटता है, 2:1। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाले से आधा है, देखो 2:1 रेशियो में बांटा है, और ये एफ जेड है, ये मीडियन है, ये चीज मैं पहले प्रूव कर चुका हूं, यानी कि ये जो जी है ये सेंट्रोइड है। इसको आप एज ए फैक्ट भी याद कर सकते हो, यहां पर मैंने प्रूव करके दिखाया कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहां पर, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स से मिलाकर जो ट्रायंगल बनती है उसका सेंट्रोइड और मेन ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो सेम ही होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। If the coordinates of the midpoints of the side of a triangle are these, find the coordinates of its vertices. इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताइए जरा। मतलब बता क्या रहा है एग्जामिनर, ये बता रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एग्जामिनर ने दे दिए हैं, एक तो है 1:2 1 2, एक है जी 0 1 और एक है 2 1। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर तो हम बच गए, हमें ट्रायंगल के ये जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने पड़े। हमने क्या किया, इन्हीं से एक ट्रायंगल बनाई और हमने उसका सेंट्रोइड बता दिया, वही बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड मिल गया। तो पिछली बार तो हम ये चीज़ निकालने से बच गए, लेकिन अब की बार नहीं बचेंगे क्योंकि एग्जामिनर ने यही चीज़ पूछ ली। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इजीली यहाँ पर इक्वेशंस बनाकर आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक बार क्या करता हूँ, एक मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली वो शॉर्टकट आया कहाँ से वो एक बार बता देता हूँ, और उससे आपको लॉन्ग चीज़ भी पता लग जाएगी। लॉन्ग मेथड मतलब कि एक्चुअली मेथड क्या है वो भी पता चल जाएगा, और छोटा मेथड भी पता चल जाएगा। तो चलिए एक बार डिराइव करते हैं जरा। तो देखो भाई, इसको एक बार हटाओ, मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ये जो ट्रायंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट हैं a p, x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट p है। इसके हैं जी b, जैसे a b c होते हैं ना, तो x कोऑर्डिनेट a b c है और y कोऑर्डिनेट है p q r, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना बता देता हूं एक पॉइंट का, उसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा, यकीन मानिए सब कुछ आ जाएगा, मैं सिखाऊंगा आपको। तो देखो, और बड़े इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बार मेथड को फॉलो करते हैं जरा। तो देखो भाई, ये जो AP है ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें ये पता है कि ये जो A है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर फोकस करिएगा, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये इसका और इसका, इन दोनों के सम का हाफ है, इन दोनों की एवरेज है, मिड पॉइंट ऐसे ही निकलता है। मतलब x1 + x2, x1 + x2 का जो सम है उसका हाफ क्या है, उसका हाफ a है, इन दोनों की एवरेज है। अगर इन दोनों की एवरेज a है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 2a। सिमिलरली एक बार सारे x कोऑर्डिनेट पर फोकस करते हैं, x2 और x3 की एवरेज है जी b, इनका मिड पॉइंट है ना, तो x2 + x3 = इनका सम क्या होगा, 2b। अब हम फोकस करते हैं x3 और x1 इनकी एवरेज पर, इन दोनों की एवरेज है c, यानी कि x3 + x1 इन दोनों का सम होएगा 2c। तो एक बार इन तीनों को जोड़ लेते हैं। टाइम एंड वर्क में ऐसा कोई क्वेश्चन आया था अपना जिसके अंदर अपना 2 बार
x1 आ गया, 2 बार x2 आ गया, 2 बार x3 आ गया। टाइम एंड वर्क में भी एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा कंसेप्ट एक है। तो चलिए एक बार इन सभी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, हर एक चीज 2-2 बार आ गई। तो 2 बार x1, 2 बार x2 और 2 बार x3, दिस इज इक्वल टू 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c। तो भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्लियर है, ये चीज हमें पता चल गई। चलो भाई ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x1 कि भाई x1 कैसे निकलता है, और एग्जैक्टली उसी तरीके से x2 और x3 निकलेंगे। तो अगर आपको x1 निकालना है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3। तो अगर हमें x1 निकालना है तो हमें इस चीज में से x2 प्लस x3 घटाना होगा, x2 प्लस x3 घटाना होगा ना इस चीज में से। तो चलिए भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू ये है, इसमें से मैं घटाना चाहता हूं जी x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, ये चीज घटाना चाहता हूं। अगर ये दोनों चीजें मैंने घटा दी तो x1 रह जाएगा सिर्फ। तो x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x2 प्लस x3 की वैल्यू है यहाँ पर 2b। तो इसमें से अगर मैं 2b घटा दूं, x1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसमें से 2b घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2b घटाने पर ये हो जाएगा जी a प्लस c, और यहां पर माइनस का 2 भी है, प्लस का 1 भी है, तो माइनस b। तो ये है x1 की वैल्यू। अब देखो, या तो आप क्या कर सकते थे, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर क्या थे, इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर कोऑर्डिनेट्स थे 1 2, 0 -1 या फिर 2 -1। या तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को ले सकते थे, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती और हमें यहां पर आंसर मिल जाता। हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो वो चीज तो आपको पता चल गई। यहां पर डायरेक्टली नंबर हो सकते थे जो एग्जामिनर ने दिया है, फिर डायरेक्टली अपने आंसर्स आ जाते। लेकिन यहां पर मैं एक कंसेप्ट भी बताना चाह रहा था। तो वो कंसेप्ट क्या है, देखो जरा, कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब हमने x1 निकालना था, x1 निकालना था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, पैटर्न क्या चल रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पर a प्लस सी माइनस बी, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर फोकस करो, y को हटा दो, y को हटा दो, y को मैंने रब कर दिया। तो हमने a प्लस सी, जिस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट निकालना था, उसके आजू बाजू वाले मिड पॉइंट पकड़े और उसमें से इसका कोऑर्डिनेट घटा दिया, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, ऐसा ही किया ना। तो अगर मुझे ये निकालना है x2 कोऑर्डिनेट, तो a प्लस बी इसके आजू बाजू वाले माइनस इसके सामने वाला घटाना है माइनस सी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये रटना है, आपको ये याद रखना है। देखो ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इसको 2-3 बार रिवाइज करो। आप हर एक चीज को 2-3 बार क्या, 2-3 बार से ज्यादा बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद रहता है, तो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज अगर हम एग्जाम में इस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे ना, ऐसे कन्वेंशनली निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्रेंकली बता रहा हूं। तो इसका इतना बर्डन भी नहीं लेना इन चीजों को याद करने का, ये भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। अगर हमें x3 निकालना है तो b प्लस सी माइनस ए, इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिएगा भाई, इस चीज को फॉलो करके कितने जल्दी हम ये निकालते हैं। तो अब ट्रायंगल बना लेता हूं मैं यहां पर। ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं 1 2 0 -1 2 -1। अब देखिएगा, अब मुझे निकालना है x कोऑर्डिनेट यहाँ का। तो अगर मुझे यहाँ का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 1 + 0 क्या आ जाएगा 1, और मैं घटा दूंगा ये वाला x कोऑर्डिनेट, इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों x कोऑर्डिनेट को, और सामने वाला घटा दूंगा, जो भी मैंने निकालना है उसके सामने वाला घटा दूंगा। तो 1 + 0 1 -2, तो यानी कि -1, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया जी -1। अगर मुझे निकालना है यहाँ का y कोऑर्डिनेट तो मैं एग्जैक्टली सेम y कोऑर्डिनेट के साथ करूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 2, और 2 के अंदर अगर -1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 1, और 1 में से अगर घटा दोगे -1 तो क्या आ जाएगा जी 2, तो y कोऑर्डिनेट आ गया 2। तो वही करना है, जो भी कोऑर्डिनेट निकालना है उसके आजू बाजू वाले दो कोऑर्डिनेट जोड़ने हैं, x निकालना है तो x, y निकालना है तो y, और सामने वाला वही कोऑर्डिनेट घटा देना है। अगर मुझे यहां का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं ये दोनों x कोऑर्डिनेट जोड़ूंगा,
2 + 1 3, और 3 में से ये वाला x कोऑर्डिनेट घटा दूंगा 0, 3 - 0 3, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा जी 3। अगर मुझे यहाँ का y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं ये दोनों y कोऑर्डिनेट जोड़ूंगा, 2 और -1 को जोड़ूंगा तो 1, और 1 में से -1 घटा दूंगा यानी कि 2, 3 2। और अगर मुझे ये वाला x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं इन दोनों x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ूंगा, 2 और 0 2, और मैं घटा दूंगा 1, 2 में से 1 गए 1। और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा जी, -1 एंड -1, इन दोनों का जोड़ आ गया जी -2, और -2 में से अगर मैं घटाऊंगा 2 तो ये आ गया -4। तो बस हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं भाई ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के, 1 -4 3 2 एंड -1 2, और ये है अपना ऑप्शन ए। क्लियर है? कन्वेंशनली भी जा सकते हैं, यहाँ पर x1 y1 मानकर भी कर सकते हैं, और एक बार मैं x1 y1 मानकर भी करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीखना आना चाहिए बस, मतलब आपको ये चीज आ जाए वो मेरे लिए बड़ी बात है। अब देखो जरा, मतलब फॉर्मूला कैसे निकला वो भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले से जो छोटी चीज निकली वो भी मैंने बता दी। तो एक बार डायरेक्टली कन्वेंशनली कैसे हम इन वैल्यूज के साथ इनको निकाल सकते हैं वो भी बता दूं। तो देखो, अगर ये आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि ज्यादातर ये समझ में आ ही गई होगी। तो x1 और x2 ये यहां पर ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, तो मिड पॉइंट जो होता है वो कैसे निकलता है, x1 और x2 इसकी एवरेज से निकलता है। तो x1 और x2 की एवरेज अगर 0 है तो x1 + x2 का सम क्या होएगा, इसका सम होएगा जी 0 का डबल, वो भी 0 ही होएगा। सिमिलरली यही चीज यहां पर लगाएंगे, x2 और x3 की एवरेज है जी 2, लेकिन इनका सम क्या होएगा, x2 + x3 = 2 का डबल 4। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको आना चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। x3 और x1 की एवरेज है जी 1, तो x3 और x1 का सम क्या होएगा, सम होएगा 1 का डबल 2। तो यहां पर आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हर एक चीज 2 बार आ गई है, x1 भी, x2 भी, x3 भी, और राइट हैंड साइड पर क्या है 6, तो 2 3 6, तो यानी कि x1 + x2 + x3 = 3। अब अगर मुझे निकालना है x1, तो देखो ये तीनों का सम है, अगर मैं इसमें से घटा दूं x2 + x3, x2 + x3 क्या है 4 है, अगर मैं इसमें से घटा दूं 4 तो सिर्फ रह जाएगा x1 यानी कि -1। अगर मुझे निकालना है x2 तो मुझे घटाना पड़ेगा x1 + x3, तो x1 + x3 क्या है 2, तो अगर मैं इसमें से घटा दूं 2 इन तीनों में से यानी कि x1 + x3, तो x2 आ जाएगा 3 - 2 1। तो देखो अब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि नहीं, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, ऐसे ही x3 आ जाएगा, x1 + x2 घटाने से x3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y1 + y2 + y3 निकालने पड़ेंगे इनकी तरह अलग से, तो ये थोड़ा लेंदी तो हो जाएगा, लेकिन अंडरलाइंग प्रोसेस ये है उसके पीछे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई। If the coordinates of the midpoint of the sides of a triangle are these, find the incenter of the given triangle। किसी ट्रायंगल की साइड्स के, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके जो मिड पॉइंट हैं, उन मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब उसने, एग्जामिनर ने हमसे इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र के कोऑर्डिनेट पूछ लिए। तो जब उसने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछे थे, ट्रायंगल के सेंट्रोइड के, देखो ये ट्रायंगल है, एग्जामिनर ने क्या क्या था कि एग्जामिनर ने इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए थे, और उसने इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछ लिए थे। तो तब तो हमने क्या किया था कि भाई इन मिड पॉइंट से मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगी उसी का सेंट्रोइड बता दिया था, क्योंकि उसका सेंट्रोइड और बड़ी ट्रायंगल का सेंट्रोइड बराबर है। लेकिन इन सेंटर के केस में किसी और दूसरे सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उनके केस में ऐसा नहीं होता है, वहां पर हमें एग्जैक्टली निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ सेंट्रोइड में ऐसा होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे निकालने पड़ेंगे उस तरीके से, और फिर हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलो भाई निकालते हैं, फिर वो एग्जैक्टली वही पैटर्न लगाते हैं। तो भाई इनको लिख लेते हैं एक बार, 3.5 - 3.5, 0 एंड -1, और -1 एंड 9/2। तो चलिए अब करते हैं कैलकुलेट। तो मैंने आपको जो पैटर्न बताया था उसे याद रखिएगा कि अगर इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे,
इन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और सामने वाले एक्स कोऑर्डिनेट को घटा देंगे। तो 0 और -3 -3 और -3 में से -1 घटाएंगे, -3 -1 यानी कि आ जाएगा -2। क्लियर है? यहां का अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके इन दोनों y कोऑर्डिनेट्स को पकड़ेंगे और सामने वाला y कोऑर्डिनेट घटा देंगे। तो -1 एंड +½ तो ये माइनस का हाफ बचेगा और सामने वाला y कोऑर्डिनेट घटाना है यानी कि -9/2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -10/2 यानी कि -5। ठीक है। अब अगर हमें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम करेंगे और सामने वाले मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटा देंगे। तो उसका तो 0 है तो उसको घटाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इनका सम यहां पर लिख देते हैं। तो -3 और -1 का सम क्या होगा जी? वो हो जाएगा -4। तो भाई अब सिमिलर प्रोसेस में फॉलो करूंगा, बिना बोले डायरेक्टली बताता रहूंगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा क्या कर रहा हूँ। 9/2 एंड 1/2 तो ये हो गया जी 10/2 5 -1 यानी कि 6। ठीक है, देन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का सम 0 एंड -1 -1 में से -3 घटाऊंगा तो -1 + 3 हो जाएगा यानी कि 2। देन -1 एंड 9/2 -1 एंड 9/2 इन दोनों के जोड़ में से अगर 1/2 घटाऊंगा तो -1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 9 - 1 8/2 यानी कि 4। तो यानी कि हो जाएगा जी +3। तो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे मिल गए हैं। क्लियर है? वो मुझे मिल गए। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। इन सेंटर अंतः केंद्र के, अगर हमें अंतः केंद्र के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूले में या पैटर्न में, कि भाई इसकी जो साइडें हैं उनकी लेंथ हमें चाहिए। फिर तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और इसकी साइड्स की लेंथ निकालते हैं। तो भाई -5 और 6 के बीच में 11 का गैप है, 11 का स्क्वायर 121 प्लस -2 और -4 में 2 का गैप है, 2 का स्क्वायर 4, 121 + 4 125। तो ये हो गया 5√5। -2 और 2 में 4 का गैप है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 और 3 में 8 का गैप है, 8 का स्क्वायर 64। तो √80 16 5 80 यानी कि 4√5। देन 3 और 6 में 3 का गैप है, 3 का स्क्वायर 9, 2 और -4 में 6 का गैप है, 6 का स्क्वायर 36। तो 45 9 5 45 यानी कि 3√5। तो भाई तीनों साइड की लंबाई पता लग गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए मैंने आपको पैटर्न बताया है कि अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, कुछ तो हमें न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, कुछ डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। तो देखो क्या लिखना पड़ेगा। अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर फोकस करो, यानी कि -2 किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ो और सामने वाली साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 6 -6√5। फिर अगला एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ो और सामने वाली साइड की लेंथ से गुणा कर दो। 4 चौके 16 -16√5। अगला एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ो और सामने वाली साइड की लंबाई से गुणा कर दो। 2 5 10 यानी कि +10√5 डिवाइडेड बाई तीनों साइड की लंबाई की जो लेंथ है 5 और 4 9 और 3 12 12√5। तो ऊपर आ गया जी -12√5 और नीचे आ गया 12√5। तो यहाँ पर आंसर हो गया -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -1 हो गया। तो अब आप ऑप्शन देखोगे तो किसी भी ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट -1 नहीं है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना ही है तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आप y कोऑर्डिनेट के साथ फॉलो कर दो। किसी भी एक y कोऑर्डिनेट को पकड़ो -5, किसी भी एक पॉइंट के सामने वाली साइड की लंबाई से गुणा कर दो। 5 3 15 -15√5। अगले y कोऑर्डिनेट को पकड़ के सामने वाली साइड की लंबाई से गुणा, 6 चौके 24√5। अगले y कोऑर्डिनेट की गुणा सामने वाली साइड की लंबाई से, 3 5 15√5 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम हमने पिछले में देखा ही है 12√5। तो 15√5 से 15√5 गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो 24/12 यानी कि 2। तो -1 और 2 फिर से वही आंसर आ गया जी ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये थोड़ा सा फॉर्मूलाज याद करने वाला था। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये जल्दी निकल जाते हैं दिमाग से अगर हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस ना करें तो।
है। तो अब मैं आपको मिलता हूं भाई एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। उसके अंदर कई तरह के क्वेश्चंस हैं जो पिछले कंसेप्ट लेक्चर्स में जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उन सभी के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप उनके सॉल्यूशन देखोगे नहीं, खुद अपना दिमाग लड़ाओगे और बिल्कुल ही मजबूरी हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन नहीं निकल रहा, तो आप सॉल्यूशन देखोगे मेरा, ठीक है।